हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पहले हम गैस प्रावस्था वाली यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम ठोस अवस्था यानी कि द सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। गैस अवस्था में हम पढ़ भी चुके हैं और जानते भी हैं कि गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके मध्य काफी बड़ा गैप होता है। इसीलिए गैसों का ना तो आयतन फिक्स होता है और ना ही उनका आकार निश्चित होता है। द्रवों के अणु हालांकि गैसों के अणु के अपेक्षा पास पास होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मध्य पर्याप्त गैप होता है। इसीलिए इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता। और ठोसों की बात करें तो ठोसों के अवयवी का जो अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, ये अत्यंत पास पास स्थित होते हैं और ये गति नहीं कर सकते, केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। इसीलिए ठोसों का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। तो हम ठोसों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले बात करते हैं ठोस संरचना या ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो जहां तक क्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं कि ऐसे ठोस जिनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब यह निश्चित ज्यामितीय आकार बाहर से भी होगा और आंतरिक यानी अंदर से भी निश्चित ज्यामितीय आकार होगा। तो इनमें एक जो छोटी सी इकाई बनेगी अणुओं की किसी एक निश्चित संरचना की, और पूरे ठोस क्रिस्टल के अंदर उन्हीं संरचनाओं की पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। जैसे किसी दीवार का निर्माण करते हैं तो एक ईंट उस दीवार की छोटी इकाई माने, फिर उसके जैसी दूसरी ईंट, तो ईंटों को जोड़ते हुए अपन उस दीवार का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार अभी बहुत से कपड़ों में डिजाइन होती है, तो एक स्थान पर एक निश्चित प्रकार के डिब्बे या फूल, फिर दूसरी बार वैसे ही डिब्बे या वैसे ही फूल उतना ही गे, फिर वैसे ही डिब्बे वैसे ही फूल उतना ही गे। ऐसे क्रिस्टलीय ठोसों में एक निश्चित प्रकार की संरचना बनेगी, फिर वही संरचनाएं त्रिविम में यानी कि तीनों अक्षों की ओर बढ़ती चली जाती है। इसी वजह से इनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है और उस निश्चित ज्यामितीय आकार की संपूर्ण क्रिस्टल में त्रिविम में पुनरावृत्ति होती रहती है। क्वार्टज, NaCl, धातुएं और कई प्रकार के रासायनिक यौगिक ये सब क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे एक तो गलनांक, कि क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है, यानी कि ये एक निश्चित ताप पर नरम होते हैं, द्रवित होते हैं, द्रव में बदलते हैं और अवस्था परिवर्तन के दौरान इनके ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि इनके गलनांक बिंदु से पहले ये पूरी तरीके से ठोस अवस्था में रहेंगे और गलनांक बिंदु के बाद ये पूरी तरीके से द्रव अवस्था में आ जाएंगे। और गलनांक बिंदु पर यानी गलनांक वाले ताप पर इनकी ठोस से द्रव में बदलने वाली प्रक्रिया जारी रहती है। जैसे हम चीनी, शर्करा, सुक्रोज की बात करें, इसका गलनांक होता है 485 केल्विन ताप। तो जब हम शर्करा को गर्म करते हैं तो 485 केल्विन ताप के पहले ये पूरी तरीके से ठोस अवस्था में रहती है। जैसे ही 485 केल्विन ताप होता है, ताप का बढ़ना रुक जाता है और ये द्रवित होने लगती है। और जब ये पूरी की पूरी द्रवित हो जाती है तो उसके बाद फिर ताप वापस बढ़ने लगता है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान इनको जो भी ऊर्जा दी जाती है वो ऊर्जा ताप बढ़ाने में सहायक नहीं होती, बल्कि ठोस को द्रव अवस्था में लाने यानी अंतरा आणविक आकर्षण बलों को तोड़ने में प्रयुक्त होती चली जाती है। इसीलिए ताप स्थिर बना रहता है और अवस्था ठोस से द्रव की ओर चलती जाती है। इस प्रकार से इन क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है। दूसरा होता है विषम देशिक प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है और अगर अपन किसी क्रिस्टल के अंदर
अलग अलग दिशाओं में कणों की व्यवस्था देखें तो वो अलग अलग प्रकार से हमें नजर आएगी। अतः किसी ठोस क्रिस्टल में किसी भी भौतिक गुण जैसे कि अपवर्तनांक हुआ, विद्युत चालकता हुआ, इसका मापन करें तो मापन की अलग अलग दिशाओं में मापन के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। जैसे अभी किसी क्रिस्टलीय ठोस की ये संरचना है जो इसके अवयवी कणों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो दो प्रकार के ये अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमने किसी क्रिस्टलीय ठोस की द्विविमीय संरचनाएं बनाई है जो लंबाई और चौड़ाई में है लेकिन मोटाई में नहीं है। त्रिविमीय भी हो सकती है। अब हम इसके अपवर्तनांक के मापन के लिए दो अलग अलग दिशाओं से प्रकाश किरण पुंज का आपतन कराते हैं। एक तो ये दिशा होगी ए बी, और एक इस दिशा से हम प्रकाश किरण पुंज का आपतन करा लेते हैं सी डी। तो अगर अपन ए बी दिशा में देखेंगे तो ये छोटे गोले के सामने यानी अवयवी कण के सामने बड़ा आ रहा है, बड़े के सामने छोटा आ रहा है। ये सामने देखो, यहां छोटे गोले के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, फिर छोटे के सामने छोटा, या इस प्रकार एक लाइन में देखेंगे तो इस लाइन के इस साइड में छोटे गोले आ रहे हैं जबकि दूसरी साइड में बड़े गोले आ रहे हैं। जबकि सीधी दिशा में देखेंगे तो ये एकांतर क्रम में आ रहे हैं, एक बार बड़ा अवयवी गोला, फिर छोटा, फिर बड़ा, ये छोटा। तो अलग अलग दिशाओं में कणों की व्यवस्था अलग अलग है, इसीलिए भौतिक गुण का मान भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होगा। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृतिक कणों से मिलकर बने रहते हैं, यानी कि इनके कणों का आकार यानी छोटी इकाइयों का आकार एक समान नहीं होता, और इनमें अवयवी कणों का नियमित तथा आवर्ती पुनरावृत्त पैटर्न, जो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या है, एक निश्चित क्रम है हर जगह पे। जैसे यहाँ पे छोटा गोला, बड़ा गोला, छोटा गोला, बड़ा गोला, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर दूसरी लाइन में बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। तो इसी की पुनरावृत्ति पूरे ठोस में होगी, ठोस कितना भी बड़ा होगा। अक्रिस्टलीय ठोसों में इस प्रकार के आवृत्ति पुनरावृत्ति पैटर्न नहीं देखे जाते, और अगर देखे भी जाते हैं तो कुछ दूरियों तक, यानी कि कुछ दूरियों तक हम देखेंगे कि हाँ वही रिपीटेशन हो रहा है, बार बार वही व्यवस्था आ रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर वो व्यवस्था बदल जाएगी। इस प्रकार से हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, यानी कि संपूर्ण क्रिस्टल में बार बार उसी की पुनरावृत्ति होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की केवल लघु परासी व्यवस्था होती है, जो कुछ समय पश्चात ही परिवर्तित हो जाती है। कुछ समय तक तो पुनरावृत्ति होती रहेगी, लेकिन उसके बाद पुनरावृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा और अवयवी कणों की व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में असमाकृतिक आकार के कण होते हैं। अवयवी कणों का नियमित तथा आवर्ती पुनरावृत्त पैटर्न या तो देखने को नहीं मिलता, और मिलता है तो अल्प दूरियों तक ही मिलता है। अगली बात, इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, और ये ताप के एक निश्चित परास में नरम होते हैं। जैसे नारियल के तेल को जब हम गर्म करते हैं तो 296 केल्विन से हम इसको गर्म करना स्टार्ट करें, 296 पर ये पूर्णतया ठोस अवस्था में होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाता है, और साथ में ताप भी 296 से बढ़ता जाता है, और 300 केल्विन आते आते ये पूरी तरीके से ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ नारियल तेल के अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसका गलनांक एक निश्चित बिंदु पर नहीं आ रहा है, बल्कि ये ताप की एक निश्चित परास में नरम हो रहा है।
जबकि क्रिस्टलीय ठोस एक ही ताप पर स्टेबल हो जाते हैं जब वो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता। और अगली बात अगर अपन करेंगे इनकी, तो इनमें अवयवी कणों का, अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित नियमित आवृत्ति पुनरावृत्त पैटर्न वाली व्यवस्था नहीं होती। इसीलिए किसी भी भौतिक गुण का मापन क्रिस्टल की किसी भी दिशा से करें तो मापन का मान समान ही प्राप्त होता है। अतः अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को जब हम गर्म करते हैं तो इनके अवयवी कणों की व्यवस्था में परिवर्तन आता है और ये किसी न किसी बिंदु पर क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए पुरानी सभ्यता के कांचों में कुछ दूधियापन दिखाई देता है। बहुत से पुराने कांच जो थोड़े मटमेले या दूधिया हो जाते हैं, वो इसी कारण से है कि वो किसी न किसी बिंदु पर कभी न कभी क्रिस्टलीय हो जाते हैं। इसके अलावा अक्रिस्टलीय ठोसों को हम अतिशीतित द्रव मानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के समान बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे द्रव बहते हैं ना, वैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस भी बहते हैं। हालांकि अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने की यह प्रवृत्ति अत्यंत मंद गति से होती है और जो आमतौर पर हम उसको नोट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ही धीमे वेग से बहते हैं। तो इसका उदाहरण भी है कि बहुत से पुरानी सभ्यता की जो इमारतें हैं और खिड़कियां हैं, उनके अंदर जड़े हुए शीशों को अगर आप गौर करके देखोगे तो वो शीश की अपेक्षा आधा स्तर में थोड़े मोटे दिखाई देंगे, यानी ऊपर से पतले और नीचे से मोटे। उसका कारण क्या है? वो काफी पुराना कांच है और बरसों से धीरे धीरे ऊपर से बहता हुआ नीचे आ रहा है, इसलिए ऊपर से कांच या शीशा पतला हो गया है और नीचे आकर वो मोटा हो गया। इस प्रकार अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के समान अत्यंत मंद गति से प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण से इन्हें अतिशीतित द्रव भी माना जाता है। तो ये मुख्य रूप से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में एक प्रकार से अंतर भी हो गया। तो एक अंतर तो है कि क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का नियमित तथा आवृत्ति पुनरावृत्त पैटर्न दिखाई देता है संपूर्ण क्रिस्टल में, अतः इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का आवृत्ति पुनरावृत्त पैटर्न और नियमित पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक ही दिखाई दे सकता है, अतः इनके अवयवी कणों की अल्प परासी व्यवस्था होती है। अगला है कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा का मान भी निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा का मान निश्चित नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस माना जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव माना जाता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में घनीय क्रिस्टल निकाय अपवाद है, क्योंकि घनों में क्या है, घनीय संरचनाओं में जिनमें घन के रूप में अवयवी कण जमे रहते हैं, उनकी संरचना इस प्रकार की होती है कि उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था सेम हो जाती है। इसीलिए वहां भौतिक गुण का जो मापन करेंगे वो किसी भी दिशा में समान ही प्राप्त होगा। तो घनीय क्रिस्टल निकाय क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन समदेशिक होते हैं। तो घनीय निकायों के अतिरिक्त अन्य सभी क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर घनीय क्रिस्टल निकाय ऐसे क्रिस्टलीय ठोस है जो विषमदेशिक प्रकृति के अपवाद स्वरूप जाने जाते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस जो विषमदेशिक होते हैं, लेकिन घनीय क्रिस्टल निकाय क्रिस्टलीय होते हुए भी विषमदेशिक नहीं होकर समदेशिक होते हैं। अब इसके बाद में हम ठोसों के कणों की आंतरिक व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकक कोष्टिका और त्रिविम जालक। एकक कोष्टिका में अगर अपन ठोस के किसी छोटे से हिस्से को देखें और उसके कुछ अवयवी कणों को मिलाते हैं तो एक निश्चित संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। जो ये निश्चित संरचना किसी घन के आकार की हो सकती है, किसी चतुर्भुज के आकार की हो सकती है, षटकोणीय आकृति हो सकती है, द्विसम लंबाक, विषम लंबाक, इस प्रकार की कोई ना कोई क्रिस्टलीय इकाई हो सकती है। और क्रिस्टलीय ठोस में फिर आगे फिर इतने ही कणों को इतनी ही दूरी पर वापस मिलाएंगे तो फिर ऐसी की ऐसी संरचना प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार की संरचनाओं की संपूर्ण क्रिस्टल में
लगातार पुनरावृत्ति होती चली जाती है। तो इस क्रिस्टलीय ठोस की सबसे छोटी इकाई को ही एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी कि अगर इसकी त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति करते जाओ, यानी तीनों अक्षों पर इधर जोड़ते जाओ, इधर 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 ऐसी संरचनाओं को जोड़ते जाओगे तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों की वह लघुतम इकाई जिसकी त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक संरचना प्राप्त हो जाती है, एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल कहलाती है। तो कुल क्रिस्टलीय ठोसों में 7 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती है, जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और त्रिविम जालक क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को बिंदुओं द्वारा चित्रित किया जाता है, और इन बिंदुओं को यदि सीधी रेखाओं से मिला दिया जाए और त्रिविम में देखा जाए तो उसे हम त्रिविम जालक या अपनी भाषा में ठोस क्रिस्टल का टुकड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ठोस क्रिस्टल के अंदर जो विभिन्न अवयवी कणों की व्यवस्थाएं हैं, इसको सीधी रेखाओं से मिलाने पर जो संरचना प्राप्त होगी उसे हम त्रिविम जालक कहेंगे। अब एकक कोष्ठिकाओं में हम पहले घनीय एकक कोष्ठिकाओं की बात करेंगे। घनीय एकक कोष्ठिकाएं 3 प्रकार की होती है। सरल या आधे घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित या अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। हालांकि एकक कोष्ठिका एक अंत केंद्रित भी होती है, टोटल 4 प्रकार की होती है, लेकिन घनीय क्रिस्टलीय निकायों में अंत केंद्रित नहीं होती, केवल 3 ही प्रकार की होती है। और ये सब चीजें आप 12th क्लास में भी पहले लेसन में यानी ठोस अवस्था में पढ़ के आए हो। तो हम इन एकक कोष्ठिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। एक एकक कोष्ठिका में कितने अवयवी कण दिखाई देते हैं और गणना करते समय हमें कितने अवयवी कण प्राप्त होते हैं, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।